बहुत साल पहले की बात है। उलापुर गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। सुनो, समय रहते ही काम निपटा लेना होगा। तुम्हारी माँ की तबीयत जैसी है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन जिएंगी। हमारे हिसाब से जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा ठीक से समझकर लेना होगा। ये बात तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह बैठा। लो गिन्नी, बिल्कुल। मेरे दिमाग में ये सब बातें हमेशा घूमती रहती हैं। जैसे ही माँ को कुछ हो जाएगा, मैं झट से वार कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। बहू, मेरी तबीयत जैसी है, मुझे सच में नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा दिन तक जीऊंगी। जब तक मैं हूँ, इस आंगन में बैठकर सुबह की थोड़ी सी शांति और सुकून के साथ अपना समय बिता लूं, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? आप बिल्कुल ठीक रहेंगी। थोड़ा सावधान रहें। आपकी देखभाल में मैं कोई कमी नहीं रखूंगी। देखना, आप ठीक हो जाएंगी। दूध, दूध अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ, सासू माँ के मरने के बाद कब संपत्ति का बंटवारा होगा। और कोई सोच रहा है सासू माँ को किसी तरह बचाए रखूं तो दूध। अरे दीदी, जब कुलेखाड़ा साग पीसना हो जाए तो मुझे देना। मैं कुलेखाड़ा साग को पानी में उबालकर उसका रस माँ को पिलाऊंगी। इससे उनका खून बढ़ेगा। हाँ मिताली, कुलेखाड़ा साग मैंने पीस दिया है। तू अब इसे ले जा और जो करना है कर ले। मैं ज़रा कमरे में जाकर बैठती हूँ। इस पट्टे पर पत्ते पीसते पीसते मेरा हाथ दर्द करने लगा है। मैं ज़रा आराम कर लूँ। छोटी बहू, मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगी, इसलिए मैं कुछ कहती हूँ। तुम अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखो माँ। इतना खाना बनाते बनाते तुम बीमार हो जाओगी। अब से दोपहर में ही खाना बना लिया करो, वही अच्छा रहेगा। माँ, आप इन सब बातों की कोई चिंता मत कीजिए। आप तो जानती हैं, इस घर में कोई उबला खाना खाता है तो कोई तला हुआ, कोई मछली का झोल खाता है तो कोई मछली की झाल। मुझे तो हर तरफ ध्यान देना पड़ता है ना माँ? वैसे भी आप तो हमेशा कहती हैं कि मिलजुल कर काम करने से कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। मैं और दीदी मिलकर सारे काम कर लेते हैं, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होती। आदि को देखकर तो मेरा मन बिल्कुल जल उठता है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन सासू माँ कभी भी मुझसे एक बार भी ठीक से बात नहीं करती। और छोटी बहू किस चीज़ से खुश रहेगी, इसी की उन्हें हमेशा चिंता रहती है। सुनो, अब कल से मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। मैं साफ साफ कह रही हूँ। तुम्हारी माँ का हमेशा बस छोटी बहू, छोटी बहू। क्यों? क्या मैं कहीं बाढ़ के पानी में बहकर आई? हूँ। अरे गिन्नी माँ अब कितने दिन जिएंगी? अभी जो कह रही हैं चुपचाप सुन लो, उसके बाद तो हमारी असली खेल शुरू होगी। बस देखना, इसे कहते हैं दिमाग का खेल, बातों में। कागज पर तुम्हारी माँ की बस एक ही बात, छोटी बहू के पास ज्यादा अक्ल है। एक दिन मैं ऐसा दांव चलूंगी कि उस दिन समझ में आ जाएगा कि मेरे दिमाग में भी कम अक्ल नहीं है। ऐसे ही झगड़े, अशांति, मनमुटाव, छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। घोषाल परिवार में ये सब चलता ही रहता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन घोषाल परिवार की सासू माँ का निधन हो गया। माँ के जाने का दुख बस छोटे बेटे और छोटी बहू तक ही सीमित रह गया। चलो, जिस दिन का सपना देख रहा था वह दिन आखिरकार आ ही गया। अब मैं निश्चिंत हूँ। अब जो जो सोचा है सब करूँगा। तुम एक काम करो, अपने भाई को बुलाओ और अभी संपत्ति का बंटवारा अच्छे से समझा दो। देखूं जो। जो कहा है गिन्नी, तुम बड़ी बहू होकर भी जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। मैं बड़ा बेटा होकर भी माँ का प्यार कभी ठीक से नहीं पा सका। अब सबका बदला लूंगा। देखो, कह रहा हूँ, अब सब चीजों का बदला लेने का समय आ गया है। जैसे जैसे तुम्हें समझाया है, ठीक वैसे वैसे ही अपने भाई को सब कुछ बताना। जरा भी इधर उधर न हो। मैंने जो सलाह दी है उसी के मुताबिक करना। देखना, इस बार सब कुछ कैसे अपनी मुट्ठी में आ जाएगा। अरे इतनी रात को तुमने बुलाया दादा? कुछ जरूरी काम था क्या? सुबह कह देते तो भी हो जाता। खैर,
जब बुला ही लिया है तो बता दो। देखो, मैंने तय किया है कि माँ की संपत्ति के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा तुम्हारा होगा। तो उसी के अनुसार आज से तू और तेरी बीवी घर के बाहर उसी आंगन में रहोगे, क्योंकि कमरा उन 3 हिस्सों में ही आता है। इसलिए आज से कमरा मेरा और तेरी भाभी का है। ये सब तुम क्या कह रहे हो दादा? माँ ने तो कभी इस तरह से कोई संपत्ति बांट कर नहीं गई थी। और मैं और मेरी बीवी आंगन में रहेंगे और तुम लोग पूरे कमरे में रहोगे। क्या कह रहे हो? माँ ने भले ही संपत्ति के बारे में कुछ न कहा हो, लेकिन माँ के न रहने पर अब इस घर का मालिक मैं हूँ। इसलिए जो मैं कहूँगा वही सुनना होगा। और सुन, वो 12 कट्ठा जमीन का नक्शा मेरा है, 3 कट्ठा तेरे, तू वो नाव वाला जमीन मेरा है और तू उसकी खेती करेगा। ये कैसी बातें हैं दादा? 12 कट्ठा जमीन का नक्शा तुम्हारा, 3 कट्ठा मेरा और फिर भी नक्शा तुम्हारा, लेकिन खेती मैं करूंगा। ये सब क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज से जो जो मैं कहूंगा तू वही वही करेगा। देखो मिताली, जब तक सासू माँ जिंदा थी बहुत हुकूमत चलाया है तुमने, लेकिन अब और कोई हुकूमत नहीं चलेगी। अब से जो जो मैं कहूँगा वही वही सुनना पड़ेगा। आज से घर का सारा काम तुम करोगी और मैं पैर पर पैर रखकर आराम से बैठकर खाऊंगा। अरे दीदी, मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूँगी? और माँ तो कहकर गई थी कि उनके न रहने पर दोनों बहुएं मिलजुल कर एक साथ घर संभालेंगी। अब ये सब तुम क्या कह रही हो? अरे सासू माँ ने तो कहा था मिलजुल कर रहना, लेकिन क्या माँ स्वर्ग से उतर कर आ रही हैं क्या? अब देखेंगे कि कौन कितना काम करता है। आज से जो जो मैं कहूँगी वही वही करना होगा। जाओ जाओ और बात मत बढ़ाओ, काम पर लगो। देखूं। देखो, इस कुएं से पानी भरते भरते तो तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा। बताओ फिर मेरा कमरा कब साफ करोगी? सुनूं। कुएं से पानी भरने में समय तो लगता है दीदी। जब मेरा पानी भरना हो जाएगा तब मैं तुम्हारा कमरा भी साफ कर दूंगी। दूसरी ओर मिताली के पति महिम अपने बड़े भाई की बात मानकर खेत के काम के लिए निकल पड़े। मिताली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। कुछ दिनों से मेरा शरीर भी बहुत खराब लग रहा है, जैसे बहुत थकावट हो। क्या कह रही हो? एक काम करो, कल मैं सारा दिन का अपना काम छोड़कर खेत के काम में तुम्हारे साथ चलूंगा। इसलिए तुम्हें अकेले खेत में भेजने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। और भाभी की जो हालत देख रही हूँ, उसमें अगर खेत के काम पर न जाया जाए तो शायद वो हमें घर से निकाल देंगी। इससे अच्छा है कि मैं अपना सारा काम छोड़कर खेत में काम करने जाऊं। अगले दिन घर के सारे काम निपटाकर मिताली खेत में काम करने चली जाती है। मेरी एक बात है, उस संपत्ति के 3 हिस्से मुझे ठीक नहीं लग रहे। हमें 4 हिस्से चाहिए, तभी तो हम अमीर बनेंगे। जो तुमने कहा पत्नी, हमें पूरी संपत्ति का भोग करना होगा। उस भाई और उसकी पत्नी को यहाँ अब और नहीं रखा जा सकता। इसके लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, सोच रहा हूँ वही इस बार करके दिखाऊं। तुम्हारे दिमाग में कब से अक्ल आने लगी? सुनो तो सही, इस बार मैं ऐसी तरकीब दूंगी कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
समझा महिम, माँ के रहते तो मुझे कभी बड़े बेटे का सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैंने तय किया है कि उस 4 हिस्से की पूरी संपत्ति मैं ही लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हो दादा? तुमने जो जो कहा मैंने और मेरी पत्नी ने वही वही किया। फिर भी तुम मेरी हिस्से की संपत्ति छीनना चाहते हो तो हम क्या खाएंगे? एक बात, अगर एक शर्त पूरी कर सको तो तुम्हारा और हमारा संपत्ति बराबर बराबर बंटेगा। तुम्हारे दादा के हिस्से की वह नाव वाली जमीन अगर एक ही दिन में जोतकर खेती की जा सके तो संपत्ति बराबर बराबर बंटेगा, तुम्हारा आधा हमारा आधा। अब तो मेरी किताब की अक्ल की तारीफ करनी ही पड़ेगी। जो चाल चली है उसमें किसी एक के लिए उस नाव वाली जमीन को एक ही दिन में जोतना मुमकिन नहीं है, इसलिए 4 हिस्सों में से 4 हिस्से अब हमारे ही होंगे। ठीक है दीदी, हम तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, अगर हम एक ही दिन में नाव वाली जमीन जोत पाएं तो सब कुछ आधा आधा ही रहेगा, यह याद रखना मिताली, तुम कोई चालाकी मत करना। दादा को बता देना कि हम नाव वाली जमीन एक ही दिन में जोतेंगे। अब अगर हम नहीं कर पाए तो हमें अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। पुश्तैनी जमीन तो तुम्हें छोड़नी नहीं पड़ेगी, बल्कि मुझे। तुम तो बस मेरे पिताजी की दी हुई वो बड़ी सोने की अंगूठी निकालकर मुझे दे देना, उसके बाद जो करना है मैं कर लूंगा। अब तक तो मेहनत की है, अब आगे दिमाग की चाल चलेगी। अरे मिताली, मेरी जमीन में खुदाई की बात थी, लेकिन इतने सारे लोग अचानक दादा की जमीन में खुदाई क्यों शुरू कर दिए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा था ना, अब मेरी अक्ल की चाल देखना। सब कुछ अंगूठी का खेल है, समझी? अंगूठी का खेल। अंगूठी का खेल मतलब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुलकर बताओ तो। गिन्नी, यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ किसान बैठे हैं। बस मैंने अपनी सोने की अंगूठी उसी जमीन में फेंक दी और फिर मैंने उन लोगों से कह दिया कि मेरी अंगूठी खो गई है, जो भी मेरी सोने की अंगूठी ढूंढ देगा उसे मैं 1000 रुपए इनाम दूंगा। बस उसी 1000 रुपए के लालच में जितने भी किसान थे सब जमीन खोदने में लग गए। तुम्हारे दादा की वह नाव जैसी जमीन एक ही दिन में खुद जाएगी। इसके बाद एक किसान ने वह अंगूठी ढूंढ निकाली। लीजिए भाभी, आपकी सोने की अंगूठी, मैंने ही इसे ढूंढ निकाला है, तो अब आपकी बात के मुताबिक मुझे 1000 रुपए चाहिए, मैं पहले ही कह देता हूँ। हाँ भैया, आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है यह आप खुद भी नहीं जानते। आपके 1000 रुपए आज शाम तक आपको मिल जाएंगे। ओह, आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब हमारी 4 हिस्सों में से 4 हिस्से की संपत्ति हमारी ही होगी। मैं रानी बनूंगी और तुम राजा, और हल भी हमारे पास रहेगा। जाओ जाओ, एक बार जाकर देख आओ। तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी अब तक शायद रोना शुरू कर चुके हैं। नाव और खेत एक ही बार में जोतना तो मुमकिन नहीं है। हाँ हाँ, जाता हूँ, जाकर देखता हूँ वे अब क्या कर रहे हैं। इसके बाद जब उसने अपनी नाव और खेत की हालत देखी तो महिम का बड़ा भाई हैरान रह गया। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक ही बार में खेत जोतना तो संभव नहीं। तूने कैसे कर लिया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस नाव वाले खेत को एक बार जोतने की बात आपने कही थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि सिर्फ मेरे पति ही जोतेंगे। इसलिए मैंने कैसे किया, अब मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। इसके बाद मिताली ने सारी घटना महिम के बड़े भाई को बताना शुरू किया। समझ गया, सब समझ गया। तुम्हारे पास सच में अक्ल है और मेरे सिर में तो जैसे गोबर भरा है। अब समझ में आया कि माँ क्यों हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी। तो तुम्हारी बात के अनुसार अब संपत्ति बराबर बराबर 2 हिस्सों में बंटेगी, आधा तुम्हारा आधा मेरा। हाँ ठीक है। अब संपत्ति बराबर बराबर 2 हिस्सों में बंटेगी और मैं भी अब कभी अपनी किताब की अक्ल से नहीं चलूंगा। मुझे अच्छी तरह से सबक मिल गया है। तुम सच में बहुत समझदार हो मिताली। इसके बाद वे सब उस घर में मिलजुल कर सुख शांति से रहने लगे।